बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, डॉक्टर फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हमारे आज के मेहमान बल्कि मेहमान खुसूसी हैं जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब। डॉक्टर साहब की शख्सियत की तारुफ की मोहताज नहीं है, चुनाचे हम सवाल जवाब का आगाज करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप हमारे सामने दहशतगर्दी की तारीफ कीजिए। आप दहशतगर्दी किस चीज को समझते हैं मौजूदा जमाने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि मुझे ये बताया गया था कि आज की हमारी गुफ्तगू ख़ास तौर पर जो वीडियो दिखाई गई है, जो सवात में वाक़या हुआ है, मज़ूमा तौर पर हुआ भी है या नहीं, उसके हवाले से होगी जी। ये ब्रॉड इसका जो टाइटल है ये मेरे इल्म में नहीं था। अच्छा। बाकी असल में इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया में दहशतगर्दी के हवाले से, वो वेस्ट की एक इस्तिलाह है जो उसने ईजाद की है। आलम इस्लाम में जो रिएक्शन है उनकी ज़्यादतियों के खिलाफ, उनके मजालिम के खिलाफ जी, उस रिएक्शन को दर हकीकत उन्होंने टाइटल ये दे दिया है। अच्छा। और इस हवाले से वो फिर और साथ ही इसको ब्रॉड करते हैं कि जो कोई भी इस्लाम को एक निज़ाम का नाम दे, जो कोई भी निज़ाम खिलाफत की बात करे, जो कोई भी इस्लामी हुकूमत कायम करने का नाम ले, वो दहशतगर्द है और वो हमारा जो है हदफ है, हम उनको ख़त्म करके रहेंगे। तो ये तो मामला असल में वही है जिसको कि इकबाल ने कहा है कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़वी से शराग गुलाबी। और ये कि उसके लिए ख़ास एक मार्का जो है अब जो आने वाला है, दुनिया को है फिर मार्का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, अल्लाह और शैतान इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। जी, जी। तो इस वक्त जो है ये क्लैश है, उसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा गया है। और उसके बाद एक और किताब जो आई है उसमें क्लैश ऑफ सिस्टम्स है, मुझे उसके ऑथर का नाम याद नहीं है जी। निज़ामों का तकाबुल, निज़ामों का मुकाबला जो है वो होने वाला है जी। उसके हवाले से वेस्ट को चूंकि अंदेशा है, या यूं समझिए कि इब्लीस को चूंकि अंदेशा है कि इस्लामी निज़ाम कहीं जाहिर न हो जाए जी। असर हाजिर के तकाज़ाओं से है, लेकिन ये खौफ हो न जाए आश्कारा शर पैगंबर कहीं। ये जो अल्लामा इकबाल ने आज से यूं समझिए कम से कम 60 बरस पहले ये अशार कहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, तो ये दर हकीकत उसका अब ज़हूर हो रहा है जी। तो वो है असल में दहशतगर्दी उनके नज़दीक। अब इसमें यह जरूर है कि बास जो हल्के हैं उन्होंने अपने एक गुस्से में या इंतकामी जज्बात में ऐसे काम भी किए हैं कि जिन्हें आमतौर पर मुनासिब नहीं समझा जाता जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये उसी जेल में आने वाले हैं। जैसे किसी बच्चे को आप गुस्सा दिला दें तो वो बच्चा जिस तरह मिसबिहेव करेगा, इसी तरह हमारे यहाँ बाज़ तबक़ात भी हैं जी। और इसके ज़िम्न में कुरान मजीद की एक आयत भी है जी। कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ताला को बुरी बात का ज़बान से निकाला जाना पसंद नहीं है मगर ये कि किसी पर जुल्म हुआ हो। तो मज़लूमों की तरफ से अगर कोई उनके रद्द अमल के अंदर कहीं कोई शिद्दत पसंदी भी आ जाए तो मेरे नज़दीक वो कंडोन किए जाने के काबिल है। 14 बरस अमरीका अफगानिस्तान के मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक़ रहा, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अगर अमरीका यहाँ आया है तो वो बिन लादन और अलकायदा के पीछे नहीं आया, बल्कि उसके अपने डिज़ाइंस हैं और उनकी वजह से वो अमरीका यहाँ आया है? जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी। अमरीका क्यों आया है? जी। जब उसने देखा कि उनका ख्याल ये था कि मौलवी मुलाटे जो हैं जी। इनको, तालिबान को तो अमेरिका ने मदद की थी इनकी जी। और यहाँ से बेनज़ीर हुकूमत ने उनको की मदद की थी। ठीक। उसका वजीर जो था वो फरतुल्लाह बाबर क्या नाम था उसका, उसने मदद की जी। वो ये समझते थे कि ये मौलवी मुलाटे हैं, इन्हें हम जिस तरह चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। जी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो नज़्म कायम कर दी जी। अफगानिस्तान में 85% 90% एरिया में अमन, एब्सोल्यूट अमन, और एक हुक्म के ऊपर वहां पर टॉफी की काश्त ज़ीरो हो गई जी। और उसके बाद जो असरात जाहिर होने शुरू हुए तो अब उन्हें खतरा हुआ कि इस्लाम एक निज़ाम की हैसियत से यहां उभर सकता है। और यही वो शय है कि असर हाजिर के तकाज़ाओं से है, लेकिन ये खौफ हो न जाए आश्कारा शर पैगंबर कहीं। अब तालिबान का बेड़ा गर्क करने के लिए, हुकूमत को खत्म करने के लिए ये सारा काम ये ट्विन टावर्स खुद करवाए हैं, अमेरिका ने करवाया, मसाद ने करवाया, न्यूकॉन्स ने करवाया। इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि जो भी स्टोरी बनाई गई है किसी तरीके से भी टेनेबल नहीं है, वो तो उन्होंने खुद करवाया। इसलिए उससे कुछ पहले वहां पर एक चीज छप चुकी थी,
امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر. جی جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اندر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ جو ہے یورپ والے جو ہے خوشامد کرتے رہے، چرچل بھی گیا، دورہ بھی کیا، وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا. وہ ایک شیر تھا، اپنے جھاڑ میں سو رہا تھا، ادھر بھی سمندر ہے ادھر بھی سمندر ہے، اٹلانٹک ہے پیسفک ہے، آرام سے. لیکن پرل ہاربر کے بعد پھر وہ اٹھا چنگھاڑتا ہوا. اسی طریقے سے جو نیو کونس اور جو جوئش لابی امریکہ کی ہے، وہ چاہتی تھی اب کہ اس کے اوپر جو ہے ایک فیصلہ کن اقدام کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے وہ کام کروایا اور اس سے جواز حاصل کیا، اور انہوں نے طالبان وہاں سے پاکستان کی طرف بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں مسائل ہم ساتھ لے کر چلیں گے. تحریک طالبان پاکستان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل میں اس سے واقف نہیں ہوں، اور اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنا بہت مشکل ہے. میرے نزدیک میں ہوچ پوچ ہے. اس میں کچھ تو ایسے ہی لوگ ہیں جیسے کہ طالبان افغانستان جو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، اسلام کی بالادستی چاہتے ہیں، ٹھیک، لیکن ان کے کمر میں کچھ کرمنلز بھی ہیں جو کڈنیپنگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تباہی کرتے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی را اور موساد اور خاد کے ایجنٹس بھی ہیں. جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بدامنی ہو، اور بدامنی کے نتیجے میں جواز ہمیں مل جائے، جیسے کہ کہا تھا سبرامنیم نے 1971 میں کہ دس از دی چانس آف دی سینچری، مشرقی پاکستان کا معاملہ. ایسا ہی کوئی یہاں بدامنی کا معاملہ ہو جائے اور ہمیں موقع یعنی طالبان کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود جی، ہیں. جی. اچھا، اب ذرا اس طریقے سے آگے چلتے ہیں کہ دیکھیے، ایک تو تحریک اور یہ بھی طالبان، ایک جملہ اضافہ، جی. اور یہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے ہو از ہو. اچھا، یہ اب بڑا اگر مشکل ہے. اب اگر مجھے عرض کرنے کی آپ اجازت دیں تو تحریک طالبان پاکستان جو ہے ایک باقاعدہ ڈیفائنڈ تنظیم ہے. اس کے لوگ سب لوگوں سے ملتے ہیں، میڈیا کو بلاتے ہیں، میڈیا کے سامنے اپنی تمام باتیں رکھتے ہیں، باقاعدہ ان کا چھپا ہوا لٹریچر ہے. جیسے بیت اللہ محسود ہیں جو سب لوگوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. میڈیا والوں کو انہوں نے بلایا ہے. ان کے چند ایک نقطہ نظر